Dear students, good morning. Today we will start the second chapter friction of the third unit. सबसे पहले बेटे फ्रिक्शन होती क्या है. फॉर एग्जांपल ये एक कोई आपका सरफेस है. ओके, दिस इज़ ए सरफेस. यहाँ पर आपने एक और चीज़ रखी है ऊपर, यहाँ पर छोटी सी है ना, कोई भी चीज़ है ये, है ना, ये कोई ऐसी चीज़ है और आप इसको क्या ऐसे करके मोशन करवा रहे हैं. आप इसको इन दिस वे वेलोसिटी करवाना चाह रहे हैं आगे की तरफ. तो बटी आप देखेंगे कि इसमें क्या होगा कि आपको कुछ ऐसे लगेगा कि कोई ऐसी फोर्स है जो आपको रोकना चाह रही है, कि इस तरफ के मोशन को कोई चीज़ ऐसी है जो इसको रोकना चाह रही है. ठीक है, तो वो फोर्स जो उसी फोर्स को हमको बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन. ठीक है बेटे. सपोज अगर ये ऐसी कोई आइटम जिसको आप हिला सकते हैं तब तो ठीक है, वो हिल जाएगी. लेकिन कोई बहुत भारी चीज़ है उसको आप हिलाना चाहें तो उसको आप नहीं हिला पाएंगे बेटे, नहीं मूव करवा पाएंगे. क्यों? क्योंकि उस टाइम जो वो फ्रिक्शन आपकी फोर्स से ज़्यादा है. ठीक है बेटे. इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन जो वो किस डायरेक्शन में लगती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में. ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जो बेटे दिस इज अप्लाइड ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड फोर्स. एक आप इसको रिएक्टिंग फोर्स भी बोल सकते हैं. ठीक है बेटे. तो इसको क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स दैट इज सेट अप बिटवीन द सरफेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट. इसमें सरफेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट का बहुत ज़्यादा रोल है. व्हेन वन बॉडी स्लाइड, या तो स्लाइड करती है या रोल. रोल मीन्स ऐसे करके कोई रोल है, जैसे रोलिंग कर रही है तब भी होती है. स्लाइड करती है, रोल करती है, या ऐसा करने की कोशिश करती है तब भी उसमें फ्रिक्शन होती है. ठीक है. Opposing force that is set up between the surfaces of a contact. One body slides or rolls or tends to do so. Okay. तो नेक्स्ट बेटे वही बात आ गई कि what are second इसकी डेफिनेशन भी है. It is an opposing force which comes into play when one body slides, rolls on the surface of the other body. ठीक है. SI यूनिट्स बेटे आपको पता ही है क्या होंगे इसके SI यूनिट्स, क्योंकि बेसिकली है क्या, ये फोर्स है, तो उसके यूनिट्स क्या होंगे? SI यूनिट्स न्यूटन. ठीक है बेटे. और CDS में क्या होंगे? डाइन. ठीक है बेटे. ये आपके वही होंगे जो आपके यूनिट्स ऑफ फोर्स हैं. ठीक है बच्चों. अब नेक्स्ट है बेटे ओल्ड व्यू ऑफ फ्रिक्शन. ओल्ड व्यू की कॉज ऑफ फ्रिक्शन. ओल्ड व्यू की वही बात बेटे साइंस में हम हर एक चीज़ पढ़ेंगे कि क्यों होती क्यों है ये बेटे. ठीक है. तो एक जो आपका ओल्ड व्यू, उसमें क्या बताया गया है कि माना कोई भी सरफेस है, चाहे वो आपको कैसा दिख रहा है, प्लेन दिख रहा है. ठीक है बेटे. आपको कैसा दिख रहा है? इट इज़ सीम्स टू बी वेरी प्लेन, बट एक्चुअली में क्या होता है वो, उसको अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, ये क्या होते हैं बेटे, ये होते कंप्रेशन है और ये क्या है बेटे, प्रोजेक्शन है. इसमें क्या होगा? कंप्रेशन होंगे और प्रोजेक्शन होंगे. ठीक है. तो होगा क्या, दूसरी बॉडी जब इसके ऊपर रखेंगे तो वो भी क्या होगा, इन दिस वे. इसको आप रख रहे हैं इन दिस वे, जब इसको आप ऐसे करके रख दे रहे हैं तो आपको क्या होगा, इसके जो दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो प्रोजेक्शन है और इसका जो प्रोजेक्शन है, इसके जो कंप्रेशन है उसमें लोक हो जाएगा बेटे. तो अकॉर्डिंग टू द ओल्ड व्यू यही कहा गया था कि जो कोई भी हमारा जो सरफेस है वो जो कि हमें लगता है कैसे कि स्मूथ है, बेसिकली वो स्मूथ नहीं होता है, उसमें कंप्रेशन और प्रोजेक्शंस होते हैं. तो ठीक है बेटे. जब एक बॉडी को दूसरे की बॉडी के ऊपर रखा जाएगा, सरफेस के ऊपर रखा जाएगा, तो क्या होगा कि इसका जो प्रोजेक्शन है इसके कंप्रेशन के बीच में धंस जाएगा, इंटरलॉक हो जाएगा, और वो फिर क्या है, नेचुरली उसकी मूवमेंट जो वो थोड़ी सी टफ हो जाएगी. इसलिए जब हम इसको मोशन देना चाहेंगे तो पहले तो हमें जो है इसके कंप्रेशन और जो डिप्रेशन है वो क्या हो जाएंगे, वो तोड़ने पड़ेंगे. उसके बाद वो जो क्या बेटे, दैट विल स्टार्ट इन टू मूविंग. ठीक है बेटे. तो आई थिंक इट इज़ वेरी इजी. अच्छा, इसका जो बेटे मॉडर्न व्यू भी है, तो मॉडर्न व्यू में क्या बोला गया था? मॉडर्न व्यू. मॉडर्न व्यू. ठीक है बेटे. मॉडर्न व्यू में ये कहा गया कि जो भी सरफेस है ये मॉडर्न व्यू में, कि जब भी हम किसी को रखते हैं ऊपर, किसी और ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, तो उनमें क्या होता है बेटे, यहाँ पर इनमें नेचुरली आपके यहाँ पर एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे. तो यहाँ पर क्या है, इनके बीच में जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस होंगी
उसके कारण कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसके मॉलिक्यूल और इसके मॉलिक्यूल, और वो क्या है, उसी की वजह से जो नेचुरली उनके बीच में अट्रैक्शन होगी और अट्रैक्शन की वजह से ही फ्रिक्शन का एक कारण बनेगा। तो दूसरा ये कि इनके बीच में अट्रैक्शन होती है, और फर्स्ट ये था कि इनके सरफेस जो वो सरफेस स्मूथ नहीं होते हैं, बल्कि उनमें प्रोजेक्शन और रेयरफैक्शन होते हैं बेटे, प्रोजेक्शन और कंप्रेशंस होते हैं। ठीक है बेटे। अब नेक्स्ट है बेटे स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक, अब आप देखें तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहीं से क्लियर हो रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है बेटे, एक ऐसी फ्रिक्शन जो कि जब दोनों ऑब्जेक्ट जो वो रुके हुए हैं, अभी चले नहीं हैं। ठीक है, मीन्स एक ऑब्जेक्ट जो वो दूसरे के ऊपर रखा हुआ है, लेकिन आप फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वो मूव नहीं कर पा रही है, तो उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अपोजिंग फोर्स विच कम्स इन टू प्ले वन वन बॉडी टेंड्स टू स्लाइड और रोल्स, कि ये टेंड्स स्लाइड और रोल हो नहीं रही है वो, लेकिन ऐसा करने की कोशिश कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और नेक्स्ट है काइनेटिक फ्रिक्शन बेटे, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो करेक्ट काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है बेटे, इट इज़ द अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू, जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर चला हुआ है, या जैसे गाड़ी चली हुई है हमारी, उसके टायरों और सड़क के बीच में क्या है बेटे, फ्रिक्शन होती है। तो अब वो चली हुई है, तो उस टाइम में जो फ्रिक्शन आ रही है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हुआ, इट इज़ एन अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन ए बॉडी इज इन रिलेटिव मोशन ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी। इसमें फ्रिक्शन आ रही है, लेकिन अब दोनों जो एक बॉडी दूसरी सरफेस पर वो चली हुई है। ठीक है बेटे। अब नेक्स्ट है बेटे लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग ऐसे लग रहा पता लिमिटिंग की, लिमिटिंग इसकी बॉडी इसकी जो फोर्स है। अब लिमिटिंग क्या है बेटे, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को, ये सरफेस है और आप किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा रहे हैं इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, इस डायरेक्शन में उसको वेलोसिटी दे रहे हैं, मोशन करवाना चाहते हैं बेटे। ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। अब होगा क्या बेटे कि आप देख रहे होंगे कि कुछ टाइम हम पहले थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे, थोड़ी और बढ़ा देंगे, थोड़ी और बढ़ा देंगे, आप देखेंगे कि अभी भी जो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे आप थोड़ी सी और इसमें फोर्स बढ़ाएंगे, ये ऑब्जेक्ट जो बस अभी हिलना स्टार्ट ही होता है। तो ये होता है कि लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये मैक्सिमम होती है, जब आपने मैक्सिमम फोर्स लगा दी फिर वो क्या चलना शुरू हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। इट इज़ द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इन टू प्ले जस्ट बिफोर द एक्चुअल मोशन स्टार्ट, कि एक्चुअल मोशन स्टार्ट होने से पहले जो फ्रिक्शन होती है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है बेटे, तो ये है बेटे स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटे लॉज ऑफ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। लॉज ऑफ लिमिटिंग, लॉज ऑफ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, किसके क्या क्या लॉ हैं बेटे, आपको नोट्स दिए गए हैं, मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको पता है कि बेटे स्टैटिक फ्रिक्शन या फ्रिक्शन किस चीज़ पर डिपेंड करेगी। इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, नेचर ऑफ सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड करेगी। ठीक है बेटे, जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्शन होगी, जितना कम होगा उतनी कम। जैसे आपने देखा होगा बेटे कि हम गाड़ियों के जो टायर हैं, अगर टायर जो घिस जाते हैं ना बेटे, तब क्या होता है, वो स्किडिंग हो जाती है, एकदम फिसल जाते हैं। वो क्यों फिसलते हैं, क्योंकि उस टाइम जो उनकी फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कम होती है। इसलिए हमें क्या है, नए टायर डलवाने पड़ते हैं। नए टायर्स में क्या होती है, ऊपर वो लगे होते हैं, ऐसे करके उन्होंने डाले होते हैं पैटर्न जैसे, तो उससे क्या होता है कि फ्रिक्शन जो वो ज़्यादा होती है और गाड़ी जो इजीली स्किड नहीं करती है। तो थर्ड इसका सेकंड पॉइंट है बेटे, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सरफेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट। ये चीज़ नई चीज़ आई है बेटे, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इजी है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है बेटे, ठीक है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आपने कोई और ऑब्जेक्ट रखा है जिसको आपने मूव करवाना है। ठीक है बेटे, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, अब ये सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है, क्या है बेटे, ये सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट जहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट्स का कॉन्टैक्ट हो रहा है। तो बेटे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, इसको डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, ये क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन है क्या, बेसिकली ये भी एक फोर्स ही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल रिएक्शन को डिफाइन करो तो क्या बोलेंगे आप, इट इज़ अ परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या है ये,
परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है। ओके, अब नेक्स्ट है बेटे कि इसमें दिया गया है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करती है, नॉर्मल रिएक्शन पर। जितना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, सरफेस की फ्रिक्शन होगी। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए एक दिए गया एक मैथमेटिकली इसको शो किया गया है, F इजिकल टू म्यू आर। ठीक है बेटे, व्हाट इज़ म्यू, म्यू इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और यहाँ पे इसको बोलते हैं म्यू इज़ द क्या है ये, कोफिशिएंट ऑफ क्या है ये, स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी, F अपॉन आर। ठीक है, अब आपको पता है कि फोर्स F भी फोर्स और R भी फोर्स है, तो बेसिकली ये इसको यूनिट्स होंगे, क्या होंगे, यूनिट लेस होगा बेटे, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा क्योंकि दोनों फोर्सेज हैं बेटे। ओके, तो ये बेटे अब फोर्थ है इसका फोर्थ पॉइंट दिया गया है कि द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एज लॉन्ग एज द नॉर्मल डायरेक्शन रिमेन सेम। तो इसमें ये नहीं देखना आपने, इसमें लिखा हुआ इंडिपेंडेंट टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, इंडिपेंडेंट टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। इसमें ये नहीं समझना आपने कि इंडिपेंडेंट हो गया सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट से, क्योंकि पहले पॉइंट में हमने लिखा हुआ है कि ये सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड करता है। लेकिन इसमें साथ में क्या लिखी है एक चीज़, जब तक नॉर्मल रिएक्शन जो है, नॉर्मल रिएक्शन रिमेन्स सेम, कि जब तक नॉर्मल रिएक्शन सेम रहता है तब तक इसकी जो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एरिया या शेप पर डिपेंड नहीं करती है बेटे। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू, वेरी इजी। अच्छा, आगे बेटे दो इसमें बहुत बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक एंगल ऑफ फ्रिक्शन है और एक एंगल ऑफ रिपोज है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, अच्छी तरह समझ लेना, वेरी इजी है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है बेटे, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है क्या। सबसे पहले बेटे फिजिक्स में डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए माना ये हमारा कोई एक सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है बेटे, यहाँ पर हमने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मोशन करवा रहे हैं हम इस डायरेक्शन में। ठीक है, किस डायरेक्शन में मोशन करा रहे हैं बेटे, इन दिस डायरेक्शन मोशन। ठीक है, और ये क्या हुआ बच्चों, अभी कहा था मैंने, आर क्या होता है, नॉर्मल डायरेक्शन, एंड इट इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। अब आपको पता है इसका मोशन अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगी, इन दिस डायरेक्शन, ये क्या होगा, फ्रिक्शन होगी। ठीक है बच्चे, अब इसमें बेटे आपने एक क्या बना देना, यहाँ पर एक पैरेललोग्राम टाइप या एक रेक्टेंगल टाइप बना देना। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है कि ये पैरेललोग्राम बन गया, एक इस डायरेक्शन में आ गया। अब आपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्ट्रेडिशन लगाएंगे तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो तो क्या होगा, वो दैट इज गिवन बाय द डायगोनल। अभी पढ़ा था आपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्ट्रेडिशन, इट स्टेट्स दैट इफ देयर आर टू वेक्टर्स इन दिस डायरेक्शन starting from the same point, then they can be represented by the sides of a parallelogram, then diagonal gives the resultant, means ये किसका रिजल्टेंट है बेटे, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल डायरेक्शन। तो ये जो बेटे एंगल है ये वाला, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको बेटे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहीं से डिफाइन करना आपको ईजी हो गया कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, दिस इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल डायरेक्शन एंड रिजल्टेंट। ठीक है बेटे, किस किस के बीच में एंगल है ये, एंगल बिटवीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड रिजल्टेंट। अब बच्चे ये रिजल्टेंट है किसका, रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल डायरेक्शन। ये किसका रिजल्टेंट है, नॉर्मल डायरेक्शन का और फ्रिक्शन का। तो वेरी इजी टू डिफाइन, दिस इज एंगल बिटवीन द नॉर्मल डायरेक्शन एंड रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट है किसका, रिजल्टेंट ऑफ द फ्रिक्शन एंड नॉर्मल डायरेक्शन। अब बेटे इसको करना क्या है, इसको कैसे निकालेंगे, tan अल्फा, क्योंकि आपको पता है कि फिजिक्स में कहानी नहीं चलती है, इसको प्रूफ करना पड़ता है और इसका मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या आएगी बेटे, P अपॉन बी। तो अगर इस केस में देखें तो अल्फा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसका अगर आप नाम दिया है तो ये B है, पॉइंट रखा हुआ है, ये C है,
ये O है और ये A है, ठीक है बेटे, ये A पॉइंट है नोट्स के हिसाब से। तो P अपॉन बी मीन यहाँ पर क्या आ गया, BC अपॉन ये बेस है इसका OC, ठीक है बच्चों। अब आपको पता है कि BC, ये BC है किसके बराबर बेसिकली, इट इज इक्वल टू द OA अपॉन OC। एंड व्हाट इज OA? OA इज द फ्रिक्शन। एंड व्हाट इज OC? OC इज द क्या है ये बेटे, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। तो हमारे पास जो tan अल्फा की वैल्यू आई गई वो क्या है, F अपॉन R, ठीक है बेटे। ये क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है बच्चों। अब आपको पता है कि बेटे अभी हमने किया था, बट जो म्यू लिखा था हमने कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो क्या था, वो हमारा था F अपॉन R, यही था बेटे। अभी जो हमने किया वो ये पीछे देखो, ये वाला। तो यहाँ से इसको 1 मान लें, अगर 2 मान लें, तो यहाँ से आप अगर देखें तो क्या आ रही है हमारी वैल्यू, दैट इज म्यू इज इक्वल टू tan अल्फा, म्यू इज इक्वल टू tan अल्फा। ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ से ये F अपॉन R है, ये भी F अपॉन R है। अगर राइट हैंड साइड्स इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो दिस इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ऐसे बोल सकते हैं कि टेंजेंट टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, नेक्स्ट है बेटे हमारा एंगल ऑफ रिपोज। इसको देखो बेटे ढंग से समझ लेना कि है क्या बेसिकली। ये कोई इनक्लाइंड प्लेन है, इनक्लाइंड की झुका हुआ, जैसे स्लोप है, ठीक है, स्लोप है। यहाँ पर कोई आपने ऑब्जेक्ट रख दिया बेटे, ठीक है, यहाँ पर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। नेचुरली इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा क्योंकि ये क्या एक इनक्लाइंड प्लेन है। अब अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो बेटे इसमें क्या होगा, व्हाट इज दिस, दिस इज अ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है हमेशा ही। अब बेटे इसमें होगा क्या कि इसी ये पहले एंगल जो इसको पहले थोड़ा सा होगा, फिर हम धीरे धीरे एंगल बढ़ाएंगे। अब इसको कहाँ तक एंगल को बढ़ाएंगे, जब तक ये यहाँ से मूव करना स्टार्ट ना कर दे। जैसे ही स्टार्ट करना मूव करेगा तभी हम इसको रोक देंगे। तो मीन्स एंगल ऑफ रिपोज क्या हुआ, दिस इज द एंगल मेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन ओवर विच एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, कि जरा सा शुरू ही होता है, मीन्स जरा सा शुरू होता है मूव करने या रोल करने शुरू होता है। तो इसको हम बोलते हैं बेटे दिस इज द क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज, थीटा इसको डिनोशन दी है। अब आपको पता है बेटे कि वेट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो हमेशा क्या होता है, इट इज़ ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट क्या होगा, हमेशा ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है बेटे। अब एक और बात, ये क्या होगा बच्चा, ये वाला, व्हाट इज दिस, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। क्या है बेटे ये, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, कि जो भी हमारा सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है उसके ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है बच्चों। अब बेटे एम जी डाउनवर्ड है तो इसके हम 2 कंपोनेंट बना सकते हैं। ये देखो बेटे ये 2 कंपोनेंट, अभी ये आ रहा यूज़ आपको, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। तो अब बेटे अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, क्यों, क्योंकि ये वाली चीज़ जो इस पर परपेंडिकुलर है और ये वाली चीज़ इस पर परपेंडिकुलर है। तो इट मीन्स दिस एंगल इज थीटा, ये भी थीटा होगा। एंगल बिटवीन द 2 परपेंडिकुलर लाइन्स इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द ओरिजिनल लाइन्स। तो वही बात, इसके 2 कंपोनेंट होंगे एम जी के, ये ना एम जी, एक एम जी ये वाला और एक एम जी ये वाला। अब यहाँ पे थीटा बनता है, वो कौन सा कंपोनेंट होता है, एम जी कोस थीटा। और ये कौन सा कंपोनेंट होगा बेटे, एम जी साइन थीटा, ठीक है बच्चों। तो इसके 2 कंपोनेंट हो गए। अब देख रहे हैं आप कि एम जी साइन थीटा जो किसको कर रहा है बेटे, इट इज़ बैलेंसिंग दिस थिंग। और एम जी कोस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, आर को, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखा होगा कि एम जी जो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एम जी कोस थीटा ये वाला और ये एम जी साइन थीटा ये वाले 2 कंपोनेंट। याद है बेटे आपको, ये पढ़ा था हमने, ये मैं आपको समझा भी देता हूँ, रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। तो अगर ये थीटा है, माना ये आर है, तो ये क्या होगा, आर कोस थीटा और ये क्या होगा, आर साइन थीटा, ठीक है बच्चों। ये थीटा कौन सा, जहाँ पर एंगल बनता है, तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एम जी था, ये डाउनवर्ड क्या है, इसका वेट है एम जी, तो इस डायरेक्शन में एम जी कोस थीटा होगा क्योंकि यहाँ पर थीटा है, और ये क्या होगा, एम जी साइन थीटा। तो यहाँ से देखें बेटे आप, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल है, एम जी साइन थीटा के इक्वल, एम जी साइन थीटा। और आर नॉर्मल डायरेक्शन किसके इक्वल है बेटे, ये देखो, इट इज इक्वल टू, ये 1 बन गया, ये 2 बन गया।
तो दोनों को अगर बेटे डिफाइन करें, डिवाइड करें, तो क्या आ जाएगा, F/R इज इक्वल टू mg साइन थीटा अपॉन mg कोस थीटा। ठीक है बच्चा, तो mg से mg कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, और साइन थीटा पर कोस थीटा होता है टेन थीटा। दिस इंप्लाइज दैट F/R इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, अब वही जो पहले किया हमने, बट ऐसे लिखेंगे, बट म्यू इज इक्वल टू F/R। तो ये भी F/R है, ये भी F/R है। इसका क्या मतलब हुआ, टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू, जैसे कि टेन अल्फा म्यू के बराबर आएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि कैसे लिखेंगे इसको, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। अब एक और हमें पता है, बट म्यू इज आल्सो इक्वल टू टेन ऑफ अल्फा। जो पीछे किया हो हमने, टेन ऑफ अल्फा क्या था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको अगर 1 मान ले, इसको 2 मान ले, ये क्या बेटे, ये भी म्यू है, ये भी म्यू, इट मीन्स टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा। तो टेन से टेन कट जाएंगे, हमारे पास क्या बच गया, थीटा इज इक्वल टू अल्फा। कई बार यहाँ तक आता है बेटे, ऐसे आता है, व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज एंड शो दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। देखो हमने दोनों प्रूव कर दिए हैं, तब आपने यहाँ तक करना है बेटे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन भी आपको पता है, रोलिंग मीन्स जब आपका कोई टायर किसी सरफेस पर घूमता है तो उसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो इसका भी बताया गया कि क्या कारण है, कई बार पूछेगा व्हाट इज इट्स रीज़न। तो इसमें ये बोला गया है कि जब भी कोई आपका सर्कुलर चीज़ किसी टायर है यहाँ पर है, तो होता है कि उसके आगे एक हम्प खड़ा हो जाता है, हम्प छोटा सा, ये थोड़ा दब जाता है, कंप्रेस हो जाता है, यहाँ पर एक खड़ा हो जाता है हम्प। दिस इज अ कॉज ऑफ फ्रिक्शन हेयर, कि व्हेन देयर इज ए लिटिल हम्प जस्ट अवे फ्रॉम द जस्ट एडजेसेंट टू द टायर, तो इसी हम्प की वजह से क्या होती है, ये फ्रिक्शन क्रिएट हो जाती है। और इसको कैसे करेंगे आप, दिस इज द अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी रोल्स, या तो रोल करती है या रोल करने की कोशिश करती है, तो हमको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द रोलिंग फ्रिक्शन। इट इज़ वेरी इजी। अच्छा भी कि बेटे कई बार एक क्वेश्चन आता है कि क्या फ्रिक्शन जरूरी है या नहीं है जरूरी। फ्रिक्शन इज नेसेसरी एविल, नेसेसरी एविल। आप क्या समझते हैं बेटे, क्या फ्रिक्शन जरूरी है या नहीं है। तो अगर बेटे देखिए, अगर हम फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम तो चल भी नहीं पाएंगे, गाड़ियाँ रोड पर नहीं चल पाएंगी। ठीक है बेटे, हम चौक से लिख नहीं पाएंगे, पेन से लिख रहा हूँ मैं, वो लिख नहीं पाएंगे। इट मीन्स फ्रिक्शन जरूरी है, लेकिन साथ में क्या ये एक बुराई भी है। इसमें बुराई क्या है बेटे, देखा होगा आपने कि टायर हमारे घिस जाते हैं, या कई बार जा रही जैसे हमारी मशीनरीज हैं वो ज़्यादा चलती तो गर्म हो जाती हैं, गर्मी की वजह से कई बार फट जाती हैं। तो ऐसी ऐसी इसमें मिस बुराइयाँ भी हैं। तो इसका बोलने का मतलब ये है कि फ्रिक्शन इज़ ए नेसेसरी एविल, कि फ्रिक्शन ज़रूरी भी है पर साथ में इसके में एक कुछ बुराइयाँ भी हैं, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं कि फ्रिक्शन हेल्प अस टू वॉक, ये तो पता ही है आपको, वॉकिंग में, ठीक है बेटे, राइटिंग में, ठीक है, राइटिंग में होती है ना, मोशन में, मोशन अगर नहीं हो तो ब्रेक अप्लाई नहीं हो पाएगी हमारी। फिर सेकंड पॉइंट है इसका एडवांटेज, इसमें फ़ायदे क्या हैं, इट हेल्प अस टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। फिर फ्रिक्शन हेल्प अस टू नोट द स्ट्रिंग, की स्ट्रिंग रस्सी में जो हम गांठें मारते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से है। तो ऐसे कई एडवांटेजेस हैं और साथ में डिसएडवांटेजेस भी हैं बेटे इसकी, आपको बनाए हुए हैं पूरे इसके नोट्स बनाए हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या है बेटे, क्या है कि wear and tear of the parts of the machinery, कि मशीनरी के पार्ट्स की wear and tear मीन्स तोड़ फोड़ हो जाती है। ठीक है, नंबर 2 क्या है इसका, ठीक है, इसका हीटिंग हो जाती है इससे। ठीक है, नंबर 3 क्या है, कुछ एनर्जी जो हमारे बेटे इसमें वेस्ट होती है, फ्रिक्शन में वेस्ट होती है हमारी एनर्जी। एंड और क्या इसका, कि ज़्यादा फ्यूल वेस्ट होगा, वेस्टेज ऑफ फ्यूल भी होगी इसकी, वेस्टेज फ्यूल। तो ये कि इसकी एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो इसलिए इसको हम नेसेसरी एविल बोलते हैं, कि ये आवश्यक भी है और साथ में एक बुराई भी है। अब एक और है इसका छोटा सा टॉपिक, कि मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है बेटे, तो आपको पता ही बेटे, नंबर 1 जैसे ग्रीस कर दे, तो ग्रीस से क्या जो होती है, या लुब्रिकेटिंग भी बोलते हैं इसको, ग्रीसिंग या
ल्यूब्रिकेटिंग। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारी जो गाड़ी के इंजन होते हैं उसमें इंजन ऑयल डलता है या मूव ऑयल डलता है, वो क्यों डलता है? ताकि उससे हमारी जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाए। पॉलिशिंग, पॉलिश करके भी हमारी जो वो फ्रिक्शन कम हो जाती है। थर्ड, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, कि अच्छा मटेरियल सिलेक्शन करेंगे तो भी हो जाएगा। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, ठीक है बेटे, तो इससे भी हमारी फ्रिक्शन हो जाएगी। अच्छा, फोर्थ है स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कन्वर्ट करके स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कन्वर्ट करके रोलिंग में, क्योंकि आपको पता है बेटे रोलिंग जो वो फ्रिक्शन बड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू स्लाइडिंग। और फिफ्थ है स्ट्रीम लाइनिंग। स्ट्रीम लाइनिंग बेटे ध्यान रखना, स्ट्रीम लाइनिंग होती क्या है? स्ट्रीम लाइनिंग मीन्स आपने देखा होगा कि हमारी जो हाई स्पीड, जैसे कि एरोप्लेन ही है या कोई हमारी गाड़ियाँ हाई स्पीड गाड़ियाँ जो हैं, उसमें क्या होता है बेटे, उनकी जो शेप है वो अलग तरह से बनाई होती है, इन दिस वे, ऐसे करके, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि जैसे गाड़ी चलती है आगे की तरफ, इसको पीछे से भी जो हवा का ऐसे प्रेशर बनता है कि पीछे से भी धक्का लगता है, ताकि इसको थोड़ी और जो वो मोशन प्रोवाइड किया जा सके। अच्छा, नेक्स्ट है बेटे, इज इट ईजियर टू पुश और पुल, कि हमें पुल करना ईजी होता है या पुश करना ईजी होता है, वो इसमें हम देखेंगे ज़रा। तो देखो बेटे, मैंने एक डायग्राम बनाया हो, ये देखिए, अगर आप पुल करेंगे, किसी चीज़ को धक्का दे रहे हैं बेटे, तो नेचुरली ये आपकी जो फोर्स लगा रही है वो ये वाली, दिस इज़ फोर्स, ठीक है बच्चों, दिस इज़ अ फोर्स विच यू आर अप्लाइंग, ओके। अब इसका एक कंपोनेंट जो बेटे नेचुरली एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये वाला, और दूसरा कंपोनेंट कहाँ है? ये वाला, दिस कंपोनेंट है, ठीक है बच्चे। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है कि आपको एक तो फोर्स, सिर्फ आपको एक ही कंपोनेंट मिल रहा है, एफ कोस थीटा, ये वाला एफ कोस थीटा इज अ कंपोनेंट विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये ध्यान रखना है, ओनली एफ कोस थीटा इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है बेटे, ये आ गया। जब आप पुश कर रहे हैं किसी चीज़ को, व्हेन यू आर पुशिंग एनीथिंग। अब पुल करने में बताता हूँ, पुल करने में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये एक पुल वाला केस है, ये पुल कर रहे हैं किसी चीज़ को, खींच रहे हैं। अब आप माना ऐसे करके किसी चीज़ को खींच रहे हैं, आप फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। अब क्या इसका एक कंपोनेंट कहाँ बेटे, नेचुरली ये थीटा है, तो ये एफ कोस थीटा इस डायरेक्शन में है, और दूसरा कंपोनेंट क्या है बेटे, एफ साइन थीटा इस डायरेक्शन में है, ठीक है बेटे। तो अब देखेंगे बेटे, आप ड्यूरिंग एफ साइन थीटा क्या करेगा, एफ साइन थीटा रिड्यूस द वेट, विल रिड्यूस द वेट, ठीक है। और एफ कोस थीटा क्या है बेटे, एफ कोस थीटा इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है बेटे। लेकिन इस केस में देखिए आप बेटे, तो एफ कोस थीटा तो डायरेक्शन ऑफ मोशन में है, बट एफ साइन थीटा क्या कर रहा है बेटे आपका, ये जो दिस कंपोनेंट इज एफ साइन थीटा, तो एफ साइन थीटा क्या कर रहा है, इसके वेट को बढ़ा रहा है। तो एफ साइन थीटा क्या कर रहा है बेटे, इंक्रीजिंग द वेट, क्यों बेटे, बिकॉज इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पर एफ साइन थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसलिए क्या होगा, पुल इज बेटर देन द पुश। तो ये बेटे कोई बार क्वेश्चन आ जाता है, इसको आपने ढंग से देख लेना है। तो इट इज़, तो आपने देख लेना है, यहाँ पे एफ कोस थीटा एफ साइन थीटा इसका वेट बढ़ाएगा, यहाँ पे एफ साइन थीटा इसका वेट कम करेगा, इसलिए ये पुल करना बहुत आसान है, पुश करना टफ है, क्योंकि पुश में इसके वेट को भी बढ़ा दी जाती है हमारे जो फोर्स लगा रहे हैं। ओके, थैंक्स बेटे। अच्छा बात ये बेटे कि इन चैप्टर्स इन एग्ज़ाम्स में आपके यहीं तक आएगा, फ्रिक्शन तक, तो आपने रिवीजन करनी बेटे। ओके, थैंक्स, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स।